आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। ख़ास मुलाकात में आज बात होगी उर्दू की। हमारे मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ को लेकर बात होगी। हमारे मुल्क में रियासतों में बहुत सी उर्दू अकेडमियाँ मौजूद हैं जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने का दावा करती हैं। उसके अलावा कौमी सतह पर हमारे यहाँ जो वज़ारत इंसानी फ़रोग़ की जो वज़ारत है उसके तहत एक इदारा आता है, कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान यानी कि NCPUL। इसके बहुत से मराकज़ हैं जो मुल्क भर में उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। कौमी कौंसल को लेकर बहुत बातें होती रहती हैं और उसके अलावा कौमी कौंसल किसी न किसी वजह से ख़बरों में भी रहती है। इन दिनों कौमी कौंसल जो है इस वजह से ख़बरों में है कि इसे एक नए डायरेक्टर मिले हैं और एक नए डायरेक्टर इस अंदाज से मिले हैं कि उनके अंदर कुछ करने का अज़्म जो है वो अभी से दिखाई दे रहा है। उनके अंदर वो तवानाई जो है वो महसूस की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, उर्दू के अखबारात कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बराह रास्त उनसे बात करें, उनसे मुलाकात करें और फिर ये जानने की कोशिश करें कि उनके अंदर ये हौसला, ये वलवला, ये उर्दू को लेकर जो कुछ है वो किस अंदाज़ का है और वो किस अंदाज़ से कौमी कौंसिल को उर्दू के फ़रोग़ के लिए अब इस्तेमाल करेंगे। आइए हम खैर मकदम करते हैं डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब का, जो उर्दू कौंसिल के नए डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब कौमी कौंसिल की हम बात करते हैं NCPUL की, तो ये किस अंदाज से ये काम करती है और किस तरह, जो एक आम उर्दू वाला है अगर उसको बताया जाए तो NCPUL कैसे उसकी ज़बान को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है? अभी तक जो होता आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी अदब के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। ज़बान पे तवज्जो बहुत कम दी जाती थी। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़बान पे तवज्जो ज़्यादा दूं और इब्तदाई लेवल पे उर्दू को फ़रोग़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए मैं कोशिश करूं। अगर इब्तदाई लेवल पे कोशिश ज़्यादा करूंगा और इब्तदाई लेवल पे अगर उर्दू मजबूत होगी तो वो आगे बढ़ कर के भी हम लिटरेचर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं जैसे उर्दू ज़बान की बात हम देखते हैं तो जो उर्दू की बस्तियां हैं, ख़ास तौर से जो मुस्लिम इलाके हैं, उन्हीं में उर्दू के फ़रोग़ की कोशिशें होती रहती हैं। उन्हीं के पास जाकर, उन्हीं तक पहुंचकर उर्दू को किसी तरह बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। तो जो ऐसे इलाके हैं जिनकी अपनी ज़बान ना उर्दू है ना हिंदी है, वहाँ उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या आपके जहन में कुछ बातें हैं? बिल्कुल, मैंने यहाँ आते ही ऐलान किया था कि हमें सिर्फ वहीं नहीं जाना है जहाँ ऑलरेडी पहले से उर्दू बोली जाती है, उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, बल्कि मेरा फोकस नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के तरफ रहेगा। ख़ास तौर पे केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु के इलाकों में और प्लस इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के तरफ भी मैं फोकस करूंगा। तवज्जो हम लोग मरकूज़ करेंगे इन इलाकों में और मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू का सबसे ज़्यादा फ़रोग़ वहाँ पे भी हो। और उस तो आपके जहन में कोई मंसूबा है, कहाँ से शुरुआत की जाएगी, कैसे होगी? एक तो ये मंसूबा है कि हम लोग जो उर्दू सिखाने के लिए किताबें पब्लिश करते हैं वो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में होती हैं। अब हमने ये कहा है कि उसको तमाम इलाकाई ज़बानों में ट्रांसलेट किया जाए, ताकि कोई भी शख्स अगर हिंदी नहीं जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, वो चाहता है तामिली ज़बान में या किसी भी अपने लोकल लैंग्वेज में वो सीखना चाहता है, तो उसके लिए उसी ज़बान में हम ट्रांसलेट करवाएंगे और उसको दूर दूर के इलाकों में तकसीम करवाएंगे। दूसरी बात ये कि आपको पता ही है कि उर्दू के पब्लिसिटी के लिए हम लोग उर्दू का मेला भी लगाते हैं। उर्दू की किताबें भी हर शहर में जाती हैं, उसकी मोबाइल वैन्स वगैरह। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि साउथ के अंदर हम उर्दू मेला ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और हमारे जितने सेंटर्स खोले जाते हैं जिसमें हम डिप्लोमा की सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, मेरी कोशिश होगी कि उन इलाकों में हम जाएं, वहाँ पे सेंटर्स खोलें जहाँ पे उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, उर्दू के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। उन इलाकों में हम
इस तरह के सेंटर तो क्या खोलेंगे। सर स्कूलों से दरख्वास्त की जा सकती है कि बुनियादी सतह पे, प्राइमरी सतह पर जो है उर्दू को जो है एज ए सब्जेक्ट वो भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश हाँ, करें? बातचीत तो हम लोग कर उन सकते सरकारों हैं, से अगर MOU वगैरह हो, कुछ हो जिसमें आप लोग मदद करें। इसके लिए कोशिश की जा सकती है, लेकिन सरकार जो हम कुछ कर रहे हैं वो भी सरकार ही कर रही है। इसलिए कि हमारा नहीं, NCPWL रियासती सरकारों का कुछ अपना अलहदा एजेंडा भी हो सकता है कुछ इस लिहाज से, हाँ, तो उन उनको लोगों से इस तरफ राग़िब करना तो एक उन अहम उन कार्य सभी है। लोगों से बातचीत की जाती है, जो सरकारों से बातचीत की जा सकती है। वहाँ की एकेडमीज़ हैं, उनसे हम बात करेंगे। लोकल जो सरकार है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है और ये सिर्फ़ किसी एक इलाके या कम्युनिटी की ज़बान नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तान की ज़बान है। तो इस ज़बान का फ़रोग़ आपके इलाके में भी हो और आप अपने यहाँ एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करें स्कूल लेवल पे। बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि देखिए सर, अभी चंद माह कबल हम आसाम की जानिब गए और बहुत अंदर इलाकों में गए। 28 गाँव का एक कॉन्क्लेव था जहाँ पर मुस्लिम इलाके थे वो सारे गाँव और तेजपुर से आगे भी। लेकिन हमने देखा कि वहाँ लोग उर्दू या हिंदी में बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको हैरत होगी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ सिलचर एक जगह है आसाम में, जहाँ पे एक आसाम यूनिवर्सिटी है, वहीं उर्दू की पढ़ाई होती है, वो भी कुछ सालों से। इसके पहले कहीं उर्दू की पढ़ाई नहीं होती थी। हैरत की बात है। हैरत की बात, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता आसाम के कुछ इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ इलाकों में मदरसे ज़रूर हैं। उन मदरसों में इब्तदाई तालीम बच्चों को दी जाती है और उसका मकसद यह है बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना, दीनी तालीम पर ही ज़्यादा उनका फोकस है। लेकिन उन दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ उन सब इलाकों में मदरसों में उर्दू का भी फ़रोग़ हो रहा है। बल्कि सही मानों में अगर आप मुझसे पूछें तो पूरे हिंदुस्तान में स्कूल में कोई काम नहीं हो रहा है उर्दू से रिलेटेड, या स्कूल में उर्दू के फ़रोग़ के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उर्दू का फ़रोग़ अगर सही मानों में हो रहा है तो वो मदरसों में हो रहा है। मदरसों में जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं वो उर्दू की किताबों से पढ़ करके दीनी तालीम हासिल करते हैं। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी उन्हें उर्दू पढ़नी पड़ती है। तो वहाँ इस लेवल पे काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम है। सर, हम इसी पर बात करेंगे, मदरसों की जदीदकारी पर में भी आप किस तरह एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं और बाकी दीगर बातें भी होगी। लौट कर आते नाज़रीन यहाँ एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद, और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि NCPWL के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब साथ जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो यकीनी तौर पर उर्दू के फ़रोग़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी संत ज़रूर लेकर जाएगी। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। हमारे साथ ख़ास मुलाकात में आज मौजूद हैं डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब। सर, हम बात कर रहे थे वक्फे पर जाने से कबल मदारिस को लेकर। हमने देखा है कि मदारिस की जदीदकारी को लेकर भी काफ़ी कोशिशें महसूस की जा रही हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि वक्त जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से बदल रहा है, अगर मदारिस के बच्चे व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों नहीं वो जदीद तालीम और जदीद जो हमारी चीज़ें हैं उनकी तरफ उनको क्यों नहीं लाया जाए। मैं आपको बताऊं कि 5 नवंबर को हमने एक मीटिंग रखी है NCPWL में जी, जिसमें जितने सरबराहान हैं मदरसों के उनकी एक मीटिंग रखी है। उनको हम बुला रहे हैं दिल्ली के अंदर। उन लोगों के साथ इन्हीं मौज़ूआत पे बैठ के गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिश की जाती है मदारिस को लेके तो उनको लगता है कहीं ये हमारा जो है असली किरदार है उसको बदलने की कोशिश ना हो रही हो। उस शक को कैसे दूर किया जाए? हाँ, उन्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो कीजिए। आपके किसी भी काम में हुकूमत या NCPWL कोई मुदाखलत नहीं करेगी। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दीनी तालीम देना चाहते हैं, वो ज़रूर दीजिए। लेकिन उनको मैं ये बताऊंगा या बताना चाहूँगा कि जो मुस्लिम्स बच्चे हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करके ही वो आला ओहदों पे फाइज नहीं हो सकते हैं, उन्हें आला दर्जे की नौकरी नहीं मिल सकती है। उनको इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर की दुनिया है आजकल, तो ये सब भी जानना और सीखना बेहद ज़रूरी है। तो उन्हें मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि आपको सरकार से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार तो सिर्फ ये चाहती है कि जितने मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ
वो दुनियावी तालीम भी हासिल करें, और सरकार ये चाहती है कि वो मेन स्ट्रीम में आएँ और तमाम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ये मैं मदरसे के लोगों को समझाने की चलिए हम कोशिश दुआ करूंगा। करते हैं कि उनकी समझ में भी आए और वो आपकी बात का एतबार भी करें। हम जब एनसीपीएल की बात करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, पूरे मुल्क में आप लोगों के मराकिज़ का जाल सा बिछा हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों इन मराकिज़ को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया कि कुछ मंजूरियाँ जो हैं वो सही नहीं रहीं या दीगर और बातें भी हुई, लेकिन पहले भी काम अच्छे हुए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब मैं यहाँ आया एनसीपीएल में तो कई खतूत भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के टेलीफोन्स भी आए, और उन लोगों ने कहा कि जो मराकिज़ हम लोग खोलते हैं उनमें कुछ ना कुछ धांधली होती है, पैसे के डिमांड लोग करते हैं। मैं उनका असर नौ जांच कराना शुरू कर दिया है हमने, और अब जो कंप्यूटर सेंटर हम लोग अलॉट करेंगे, कोई 40 या 42 या 43, तो उनको दोबारा जांच कराने के बाद ही हम अलॉट करेंगे। हम ऐसे किसी भी शख्स को कोई भी कंप्यूटर सेंटर या डिप्लोमा सेंटर या उर्दू का कोई भी सेंटर नहीं देंगे अगर हमको महसूस होगा कि ये सरकार के पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं, और जिस मिशन के तहत हम ये सेंटर खोल रहे हैं अगर उस मिशन की कामयाबी नहीं हो रही है तो हम वैसे सेंटर्स को भी बंद करेंगे, और ऐसे जो धोखा दे करके सेंटर लेना चाहते हैं उन्हें हम ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। अब आज के बाद जो एग्जिस्टिंग सेंटर है वो सब के सब बेहतर तरीके से चलेंगे, और अगर नहीं चलेंगे तो उनको बंद कर दिया जाएगा। आपको ये कमेटी इस तरह की बनाएंगे जो जिस तरह एक इंस्पेक्शन वगैरह होता है, कुछ जांच का सिलसिला, कुछ इस किस्म का कुछ बनाने का आपके ख्याल से? उसके लिए कमेटी की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम अपने आदमियों को भेजते हैं, हमारे जो एनसीपीएल के में काम करने वाले लोग हैं हम उन्हें भी देते हैं, और जिन पर हमें यकीन है कि ये सही जांच करके हमें बताएंगे हम उन लोगों को वहाँ भेजते हैं। उसकी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। हम कमेटी में सिर्फ रिपोर्ट रखेंगे, कमेटी के सामने एक रिपोर्ट रखेंगे कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक फ़लाँ जो सेंटर्स चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, फ़लाने सेंटर्स चल नहीं रहे हैं, उनको बंद करने की ज़रूरत है, और जिन नए सेंटर्स को हम खोलना चाहेंगे हम ये भी उनके सामने रखेंगे कि ये सेंटर्स हैं जिन्हें ज़रूर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि जहाँ सेंटर्स हमारे पहले से कम हैं हम उन्हें ज़्यादा दें, जहाँ सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं हम उन्हें कम दें। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर देना पसंद करेंगे, साउथ इंडिया के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर देना पसंद करेंगे। आपका एक बयान आया था उर्दू पे माफियाओं का कब्ज़ा है, वो किस लिहाज से? वो आप सभी लोगों को पता है कि एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर जगह वही हावी रहते हैं, चाहे कोई एनसीपीएल हो या कोई जो रियासती हुकूमतों के अंडर के जो इदारे हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वही काबिज़ हैं, तमाम इनामात उन्हीं को मिल रहे हैं, हर जगह सदारत वहीं कर रहे हैं, हर जगह जा कर के वो चीफ गेस्ट उन्हीं को बनाया जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो जो चंद चेहरे नज़र आते हैं गुलदस्तों की तरह, चंद जो चेहरे नज़र आते हैं गुलदस्तों की तरह, वो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों को सामने लाऊंगा जो सही मानों में उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, जो सही मानों में अदीब हैं, जो सही मानों में तनकीद नगार हैं। बहुत सारे लोग नाकिद नहीं हैं, तनकीद नगार नहीं हैं, लेकिन एक साइकी डेवलप हो गया है कि फ़लाँ शख्स दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं, फ़लाँ शख्स दुनिया के सबसे बड़े नाकिद हैं, जबकि रियलिटी ये है कि वो सबसे बड़े नाकिद नहीं हैं। जो सबसे बड़े नाकिद होते हैं, जो सबसे बड़े अदीब होते हैं, वो गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं, वो मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनको सदारत के लिए कहीं बुलाया जाए, वो ये नहीं चाहते हैं कि उनको जो है वो चीफ गेस्ट बनाया जाए। तो मैं ऐसे लोगों को जो सही मानों में जो म्यूजिकल चेयर का सिस्टम है वो आप ख़त्म कर देंगे? वो बिल्कुल मैं ख़त्म कर दूँगा। एनसीपीएल के जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसमें आप और ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि जो भी इस तरह के चेयर्स पे आते हैं, जो डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं या वाइस चेयरमैन या कुछ भी, वो सभी के सभी यही चाहते हैं कि वो उर्दू का खिदमत बाद में करें, पहले वो अपनी खिदमत करें और अपना फ्यूचर एज ब्राइट बनाएं। तो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए वो इस तरह के लोगों के पीछे पीछे लगे रहते हैं जो उनको फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मुझे किसी से कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक लेक्चरर हूं, पढ़ाना मेरा काम है,
यहाँ से निकलूँगा तो जाके बच्चों को पढ़ाऊँगा और वो सबसे बड़ी खिदमत होगी। अदब का समाज से रिश्ता कितना मजबूत है आज के अदब का? कहा जाता है कि अदब समाज का आईना है। अगर आप समाज को देखना चाहते हैं तो उसको अदब में देखिए। आज से 50 साल बाद या 100 साल पहले क्या हुआ, अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उस ज़माने की जो तख्लीक हैं वो आप उन्हें पढ़िए। उस ज़माने के नावलों को, कहानियों को, शायरी को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1 साल पहले समाज कैसा था। जो भी उर्दू की शख्सियत आती है, मुझसे यही सवाल पूछता हूँ जी कि एक ज़माने में उर्दू पे बहार थी। जी हमें बहुत अच्छे मुसन्निफ़ मिल रहे थे, बहुत अच्छे शायर मिल रहे थे, बहुत अच्छे अदीब मिल रहे थे, लेकिन आज के दौर में क्या हम किसी अपने अदीब को, या कह सकते हैं वो मुंशी प्रेमचंद है, वो कृष्ण चंद्र है, वो राजेंद्र सिंह बेदी हैं, वो इस तरह का क्या हमारे पास अब सरमाया नहीं है? क्या हम ख़िज़ा के दौर से गुज़र रहे हैं? ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि हम ख़िज़ा के दौर से गुज़र रहे हैं या ऐसे अदीब नहीं हैं। ऐसे अदीब हैं लेकिन ऐसे अदीब सामने नहीं आते हैं। और एक बात मैं और बताऊं कि सच्चा अदीब वही है जो एक सच्चा इंसान भी हो। एक बेहतर तख्लीक़कार वो हो सकता है जिसका दिमाग हो अल्लामा इकबाल जैसा और उसका दिल हो छोटे बच्चे जैसा, तो वही सबसे बड़ा अदीब हो सकता है। क्यों नहीं मिल रहे अल्लामा इकबाल? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि लोगों का दिमाग तो है अल्लामा इकबाल जैसा, बेशुमार लोगों का दिमाग है, लेकिन दिल जो है बच्चे जैसा नहीं है। दिल जो है वो काफ़ी, मैं वो चालाक जिसे कहते हैं, वो चालाक टाइप के लोग हैं, शातिर टाइप के लोग हैं, तो वो शातिर आदमी बड़ा अदीब नहीं बन सकता है। तो अदब के लिए नाज़रीन निहायत ज़रूरी ये है कि आपके जज्बात जो हों वो बहुत ही मुतवाज़िन हों और एक बच्चे की तरह हों, और आपके अंदर चालबाजियाँ ना हो, तो अदब को भी फ़रोग़ दे सकते हैं, अपनी ज़बान को भी और ख़ुद को भी। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। अब जब वक्फ़े के बाद हम लौटेंगे तो हम डॉक्टर अकील साहब से जो है उनकी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। आज ख़ास मुलाकात में हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब, NCPL के डायरेक्टर हैं। और एक सवाल मेरे जहन में आया कि जब अदब के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरकारी एकेडमियाँ, सरकारी ये इदारे नहीं थे, तो उर्दू ने बहुत फ़रोग़ पाया। जब से ये सब हो गया तो उर्दू कहीं का जो है वो मामला रुक सा गया है, कमज़ोर हुई है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसकी वजह यह है कि जितनी एकेडमीज़ जो बनी हैं, लोग उनका सिर्फ इस्तेहसाल करना चाहते हैं, उससे निचोड़ना चाहते हैं, उससे देना कुछ नहीं चाहते हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले लोग उर्दू के फ़रोग़ के लिए आपस में बैठते थे, गली कूचों में, मोहल्लों में मुशायरे हुआ करते थे, और उन मुशायरों में जो नौजवान तबके के लोग होते थे उनकी तरबियत होती। मुशायरों से उर्दू का फ़रोग़ होता है? मुशायरों से ही वही उर्दू चंद का चेहरे नज़र आते हैं। वही आप वाली बात जो है, वही बात यही है कि आजकल तरबियत नहीं दी जा रही है। या कुछ लोग कब्जा करके रखते हैं मुशायरों पर, वही मैं बता रहा हूँ कि नए जनरेशन को तैयार नहीं किया जा रहा है। जो पुराने चेहरे हैं वो चाहते नहीं हैं कि उनकी जगह कोई और ले, तो वही उस पर एक और सवाल इसमें आ गया। जब हम उर्दू शायरी वगैरह, जो हिंदी वाले ख़ास तौर से उर्दू शायरी करते हैं या उर्दू वाले भी, तो जो हमारा शायरी का जो फ़न है, जो उरूज़ है, ये उनकी समझ में नहीं आता। NCPL क्या इसको कुछ बढ़ा सकती है? हाँ, अगर आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं भी सीखना चाहूँगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो उरूज़ की पूरा एक पेपर होता था 100 नंबर का। आजकल वो सिर्फ 50 नंबर का है। और बाज़ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं कि जिसके शोबे उर्दू में पढ़ाई ही नहीं होती है, और कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा। पढ़ाने वाला भी नहीं है, पढ़ाने वालों की भी बहुत कमी है। तो मेरे ख़्याल में उरूज़ बेहद ज़रूरी है। वैसे शायरी के लिए उरूज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो तो एक मौजूनियत बाई बर्थ, पैदाइशी तौर पे लोगों के अंदर, जिसके अंदर मौजूनियत होती है। बहर के मामलात हैं, वो जो औज़ान है, तख्ती है, वो सारी जो तरबियत है, वो उसके साथ साथ जो है वो जो बहर है, वज़न है, उन तमाम बारीकियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन बारीकियों को हावी करने से भी कई बार नुकसान होता है। तो उसका नॉलेज, उसकी जानकारी तमाम शायरों को ज़रूर होना चाहिए।
और इसके लिए मैं जितने सूबे सदर हैं उर्दू के पूरे यूनिवर्सिटियों की, मैं आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि एक मीटिंग उन लोगों की बुलानी चाहिए और उन लोगों से बातचीत करना चाहिए कि आप लोग अपने यहाँ या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी तरतीब दिया जाए एनसीपीएल के ज़रिए, जिसमें हमने देखा सर कुछ है इस तरह के सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपना शेयर रखिए, वो बता देते हैं कि आपकी तख्ती क्या है, आपकी औज़ान क्या है, बहर में क्या कहाँ परेशानी है। कुछ इस पर काम होना चाहिए। हाँ ज़रूर, आपकी बात को मैं मानता हूँ और मैं मालूम करूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको एनसीपीएल में ऑनलाइन जहाँ पे हम लोग पढ़ाई उर्दू सिखाते हैं वहाँ ऑनलाइन हम लोग वज़न और बहर को भी सिखा सकते हैं, उरूज़ की भी जानकारी दे सकते हैं। चंपारण से आपका सफ़र जो शुरू हुआ और आज यहाँ पर हैं आप मौजूद, और बीच में आपने जैसे एमए में आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे, वहाँ से आपकी एकदम से जो है आपने बहुत, और आप टॉपर भी रहे मेरे ख्याल में एमए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपका रुझान साइंस की तरफ हमने महसूस किया जो नहीं, बेसिकली मैं साइंस का ही स्टूडेंट था और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले पढ़ता था। जी जी। लेकिन मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वो इंजीनियर थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं भी इंजीनियर बनूं। मुझे लगता था कि मुझे कुछ और बनना चाहिए, आईएएस और आईपीएस बनना चाहिए। दिल्ली आया था आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन मेरे उस्ताद थे मुगीसुद्दीन फरीदी, जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने मेरी पूरी शख्सियत को बदल दी और उनकी सोहबत में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हर शख्स को किसी न किसी एक लिटरेचर पे अबूर हासिल होना चाहिए, उसको ज़रूर जानना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो मैंने सोचा कि आईएएस और आईपीएस से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं लिटरेचर में आऊँ, अदब सीखूँ, और अदब का मैं तालिबे इल्म बनना ज़्यादा हमने पसंद किया। फिर हमने मेहनत। ऐसे उस्ताद अब मिलते हैं सर जैसे मुगीस साहब के ऊपर, तो आपने बहुत काम किया, बहुत अब ऐसे उस्ताद नहीं मिलते हैं। हमारे ज़माने में प्रोफेसर मुगीसुद्दीन फरीदी थे, शरीफ अहमद साहब थे, तनवीर अहमद अलवी साहब थे, ये आला दे सही मानों में ये उस्ताद थे। अब उस्ताद शख्सियत साजी कर देते। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने ये भी देखा जैसे एक सन्फ है उर्दू में मरसिया निगारी की, जैसे हम लोग मुआज़ना अनीस दबीर तो देखते हैं, लेकिन उसके बाद के जो मरसिया निगार हैं जैसे आशूर काज़मी साहब पर आपका हमने पढ़ा भी है, तो इतना काम नौहों वगैरह को लेके भी नहीं हुआ है। क्यों उर्दू अदब जो है नौहा पर और मरसियों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते? ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते हैं कि मरसियों को भी लोगों ने समझ रखा है कि वो शियों के लिए वक्फ उसको कर दिया है। हालांकि लोगों को अदब के मामले में बिल्कुल फराख दिल होना चाहिए, और ये मरसिया एक ऐसी सिन्फ है कि अगर इसको अच्छी तरह से आदमी समझ ले, इसको अच्छी तरह से पढ़ना सीख ले, पढ़ाना सीख ले, तो एक तरह से उर्दू शायरी के ऊपर उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसके ऊपर तमाम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। बेहद फसीह और बलीग मरसिये होते हैं, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कोर्स में हो या नहीं हो, लेकिन मरसियों को तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसी तरह से एनसीपीएल इसके फ़रोग़ में कुछ कोशिश करेगा, और नौहों को भी। जी, मैंने अभी बातचीत की है, वो लखनऊ में प्रोफेसर है, मैंने उनसे बातचीत की है कि मैं अनीस और दबीर दोनों पे एक सेमिनार करवाना चाहता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से। आप हमें प्रपोज़ल भिजवाइए और मैं आज ही हमारे ऑफिस से उनके पास दोबारा फ़ोन जाएगा कि आपने उस सिलसिले में क्या किया, तो उसके ऊपर भी मैं काम करवाना चाहता हूँ। और दास्तानों से भी मुझे काफ़ी दिलचस्पी है, और मुझे ऐसा लगता है कि दास्तान भी वो सभी को पढ़ना चाहिए, और वो एक ख़जाना है उर्दू का, तो उसे भी पढ़ना चाहिए। नसरी ख़जाना है उर्दू दास्तानों में, फैंटेसी की जमालियात, इस मौजू पे हमारा काम भी है। और मुझे जमालियात पर तो आपके काफ़ी मज़ामीन हैं, आपका काफ़ी काम है, क्योंकि शकील साहब पर आपने जो किया है उसमें भी सारी चीज़ें आती हैं। शकील साहब भले ही उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी था, सियासत से भी था, लेकिन वो सही मानों में अदीब थे, और उनका एक मजमून किसी के उसी मौजू पे एक पूरी किताब से ज़्यादा बेहतर और भारी है। नहीं, वाकई सही बात। और उनके मज़ामीन जब मैं पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि वो आइडियाज़ का नुज़ूल हो रहे हैं मेरे ऊपर। आपकी तो शख्सियत इतनी बड़ी, अभी आप फिल्मों का जिक्र कर रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा कि आपने एक टेलीफिल्म में भी काम किया प्रकाश झा के साथ। हाँ, और आपने अदाकारी की है। मैं हॉस्टल में रहता था, इंटरनेशनल हॉस्टल में जी। उस वक्त एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वार अफेक्टेड लोगों का मैं सरबराह मुझे बनाया गया था उस फिल्म में। उस फिल्म
का नाम शांति दूत था। हाँ। और उसमें मैंने एक्टिंग की थी। जो वार अफेक्टेड लोग थे उनका मैं लीडर था। अब अदाकारी करने को कहा जाए तो कर पाएंगे? अदाकारी कोई ऐसा तमसीली मुशायरा हो एनसीपीएल की जानिब से क्यों जिसमें नहीं आप कर किसी सकते शायर का रोल करें? फिलहाल इस वक्त उर्दू काउंसिल का डायरेक्टर हूँ और उर्दू के फ़रोग के लिए मुझे अगर कोई एक्टिंग भी करनी पड़ी तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए नाज़रीन, वक्त बहुत कम है और इनकी शख्सियत बहुत कई पहलू लिए हम इनसे बात करना चाहते थे कि गज़ल का मिजाज बदल रहा है, उस पर इनका काम है और तारीख़ गोई पर इनका बहुत बड़ा काम है, तस्वीर निगारी पर भी काम है। लेकिन हमने जैसे कि इनसे वादा लिया है कि इस तरह की मुलाकातें जो हैं हम एनसीपीएल के डायरेक्टर साहब से जारी रखेंगे। आपके भी कुछ अगर मशवरे हों तो आप हम तक भेजिए ताकि हम आइंदा इनसे उन पर सवाल कर सकें और इस सिलसिले को जारी रख सकें ताकि उर्दू ज़बान का फ़रोग़ हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया ख़ास मुलाकात के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।